हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। आज 6 सितंबर है और आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो मतलब 5 दिन ही है बीच में। तो जितने भी आप MCQ लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइम पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज जो PYQ लाई हूँ वो आपकी PGT की है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप सबसे बस अब यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नया ना पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें। ठीक है, या न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बस टॉपिक पढ़े जा रहे हो। ठीक है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी हर टॉपिक्स की वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये PYQ की सीरीज़ हमारी हमने स्टार्ट की है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अगर आप ये MCQ भी करते हो, इसमें हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं टॉपिक्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कल हमने यहाँ पे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द MICR टेक्निक्स इज यूज टू प्रिंट द ब्रांच कोड ऑन ए चेक। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? इन्होंने बोला जो चेक होता है, चेक पे हमारा क्या होता है, हर जो ब्रांच का कोड क्या होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होता है, वो मतलब बार के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, सॉरी बार नहीं होता, मतलब कुछ करेक्टर्स लिखे होते हैं, इंक से आपके जो करेक्टर्स लिखे होते हैं, जो किसी भी ब्रांच का कोड होता है वो। ठीक है, तो उसको हम जब रीड करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, MICR टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब MICR क्या है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है, मतलब इंक से जो कैरेक्टर बने हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रैम। रैम की स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट पूछी है यहाँ पे। इट स्टैंड्स फॉर रीड एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या फॉल्स है। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। हाँ, रैम को आपका CPU क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। डी से जो हमारी डी स्टेटमेंट नंबर लास्ट वाले वो है, इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन कैशे। नहीं, कैशे की स्पीड क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू रैम। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, कैसे से स्लोअर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो, आपका CPU होता है, CPU एक्सेस करता है रैम को। ठीक है, रैम को एक्सेस करता है, लेकिन इनके बीच में एक फास्ट मेमोरी होती है, वो होती है आपकी कैशे मेमोरी। ठीक है, जो ये वाली रैम होती है, इस रैम को हम क्या बोलते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम जिसका हम बोलते हैं। और जो ये वाली कैशे मेमोरी होती है आपकी कैसी होती है, स्टैटिक रैम होती है। ठीक है, तो कैशे फास्ट होती है एज कम्पेयर टू रैम, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ स्टैटिक रैम इज मेड विद। देखो, जो स्टैटिक रैम है या कैशे आप बोल सकते हो, जो आपकी स्टैटिक रैम है या कैशे है वो आपकी किससे बनी होती है, वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। ठीक है, और जो आपकी डी रैम होती है, जिसको आप रैम या मेन मेमोरी बोलते हो, वो आपकी किससे बनी होती है, ये आपकी कैपेसिटर से बनी होती है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होता है, डायनेमिक रैम में आपके कैपेसिटर होते हैं और स्टैटिक रैम में आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, तो फास्ट कौन सी होती है, आपकी स्टैटिक रैम फास्ट होती है, क्योंकि ये कैसे होती है, एक्चुअल में कैसे मेमोरी होती है आपकी, ये फास्ट होती है, साइज में स्मॉल होती है, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है स्टैटिक रैम की, और दूसरा ये फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। ठीक है, जो डायनेमिक रैम है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, ये क्या होती है, कैपेसिटर से बनी होती है, ये थोड़ी स्लो होती है, और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है, और साइज़ इसका जो है इससे बड़ा होता है, आपकी स्टैटिक रैम से कैशे से इसका साइज़ बड़ा होता है, और जनरली जो आप मेन मेमोरी यूज़ करते हो आपकी डी रैम होती है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें आता है रिफ्रेशमेंट वाला, जो कैपेसिटर होते हैं इनको आप रिफ्रेशमेंट की इनको नीड होती है, तो जो डायनेमिक रैम होती है वो आपकी रिफ्रेशमेंट की, उसमें उसको आप बार बार उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, बट कैशे मेमोरी को क्या है, वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप से बनी है, तो फिक्स है, तो उसमें वहाँ पे क्या है, कोई भी आप जो है रिफ्रेश करने की आपको नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था सेल ऑफ स्टैटिक रैम जो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है।
स्टैटिक रैम आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आते हैं इस टाइप के, देखो जो स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, इनके जो डिफरेंस होते हैं वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आ सकते हैं, ठीक है। कि कौन सी फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, किसको रिफ्रेशमेंट चाहिए, किसको रिफ्रेश करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट गिवन है आपको, ठीक है। आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, दोनों सारी फॉल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डी रैम, यहाँ पे अब डी रैम का आया है कि इन्होंने डी रैम के रिस्पेक्ट में करेक्ट पूछा है। फर्स्ट है इट स्टैंड्स फॉर डेटा रैंडम एक्सेस, नहीं, ये क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको किसने बोला कि रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये कैपेसिटर से बनी होती है तो इसको रिफ्रेशमेंट की नीड होती है। जो आपकी स्टैटिक रैम है उसको रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखे, गलत लिखे, क्योंकि डी रैम को आपको, क्योंकि देखो उसमें कैपेसिटर लिखे हैं, कैपेसिटर तो उसमें सेल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो उनको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। थर्ड है इट इज़ फास्टर देन स्टैटिक रैम, हमने अभी देखा स्टैटिक रैम फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या फॉल्स है। लास्ट है इट्स सेल्स आर यूजुअली मेड विद कैपेसिटर्स, ये किससे बनी होती है, कैपेसिटर से बनी होती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the following data transfer mode does the CPU constantly monitor the peripheral and stay in a program loop until the peripheral device becomes ready for data transfer। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो आपका जो CPU है वो क्या करता है, पेरिफेरल जो आपकी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, जो पेरिफेरल्स हैं उनको मॉनिटर करता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट उनको बार बार क्या करता है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और प्रोग्राम्स भी होते हैं आपके, जब तक आपके जो पेरिफेरल डिवाइस बिकम्स रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर के लिए क्या ना हो जाए, रेडी ना हो जाए, तब तक वो क्या करता है, उनको बार बार मॉनिटर करता है। तो ऐसा जो सिचुएशन होती है वो आपकी किस में होती है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन आपकी होती है वो आपकी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में होती है, ठीक है। देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में हमने पढ़ा था कि आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू, अगर आपको इनपुट आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट है, तो जो इनपुट आउटपुट का जो भी वर्क होगा वो किसके थ्रू होगा, इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। सीपीयू क्या करेगा, बार बार उस इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा इनपुट आउटपुट के बीच में, सॉरी इनपुट और सीपीयू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली है कि जब आपका सीपीयू जो है बार बार पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, और जब तक कर रहा है तब तक वो डेटा ट्रांसफर ना करे, तो वो आपके किस में होते हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में होता है, कि आप डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर रहे, उनकी जो उनको आप एक्सेस कर रहे हो डिवाइसेस को, वो किसके थ्रू कर रहे हो, प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हो, और प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, अगर उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है सीपीयू को उस टाइम पे, तो वो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है, उसके थ्रू फिर क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है। डीएमए का कंसेप्ट नहीं आता, डीएमए का कंसेप्ट जब आता है जब सीपीयू का कोई रोल नहीं होता, या हमने पहले भी इस टॉपिक्स को डिस्कस किया कि डीएमए कब यूज करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की, सीपीयू को बिल्कुल एक साइड कर देते हैं और सारा का सारा कंट्रोल एक डीएमए के पास होता है, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करता है, ठीक है। डीआरए यहाँ पे रजिस्टर्स मोड की बात हुई है, और थर्ड है इंटरप्ट वाला। देखो अगर इंटरप्ट वाली बात होगी तो सीपीयू जो है पेरिफेरल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा, वो इंटरप्ट के थ्रू होगा, एक इंटरप्ट रजिस्टर होगा, वहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होगी इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तब आपका सीपीयू क्या करेगा, वहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट डिवाइसेज इज करेक्ट। यहाँ पे देखो उन्होंने करेक्ट पूछी है, ठीक है, तो देखो करेक्ट पूछी है। तो फर्स्ट इन्होंने बोला था प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज फास्टर देन द इंटरप्ट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होगा वो जो है फास्टर डेटा ट्रांसफर होगा इंटरप्ट मोड की बजाय। हमने कल भी पढ़ा था कि जो इंटरप्ट मोड होता है वो आपका फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम, क्योंकि देखो इंटरप्ट मोड में क्या होगा, सिर्फ इंटरप्ट जनरेट हुई और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या है, सीपीयू को क्या करना पड़ रहा है, बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तभी डेटा ट्रांसफर होगा। तो किस में टाइम लगेगा, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा ना, तो वहाँ से क्या होगा, इसलिए जो आपके इंटरप्ट सिग्नल वाले जो मोड होता है उसमें क्या होता है,
वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। सेकंड बोला इन दिस मोड देर इज ए वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल, इसमें सीपीयू की क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है कि वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल, सीपीयू की साइकिल की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि सीपीयू क्या कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, इन दिस मोड देर इज ए वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपीयू की साइकिल की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे शायद ट्रू लिखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन दिस मोड द सीपीयू कैन डू अदर वर्क्स व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे इन्होंने बोला इस मोड में जो सीपीयू कैन नॉट डू अदर वर्क व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, कि जब तक सीपीयू कोई भी काम नहीं करेगा अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है रेडी नहीं है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है। इन दिस मोड द डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द इंटरप्ट सिग्नल इशू टू द सीपीयू। यहाँ पे इंटरप्ट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी है, फॉल्स लिखी है, क्योंकि इस मोड में तो इंटरप्ट सिग्नल का कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो सिंपल क्या पूछी है कि देखो जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है वो भी क्या है यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि इसमें हम इंटरप्ट के थ्रू क्या करते हैं, डेटा जो है ट्रांसफर होता है, तो इंटरप्ट के थ्रू यहाँ पे नहीं होता। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट, सॉरी फॉल्स है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। अब सेकेंड और थर्ड देखते हैं। सेकेंड कहता है कि इन दिस मोड देयर इज ए वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल, इस मोड में सीपीयू की साइकिल की वेस्टेज होती है। हाँ, ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही रहेगा, क्योंकि ये बात उन्होंने बिल्कुल सही लिखी कि यहाँ पे सीपीयू वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो सीपीयू पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, फिर इसको इनपुट आउटपुट से डेटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेवजह मतलब जो सीपीयू का एक्चुअल में काम क्या है, एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, फटाफट आउटपुट जनरेट करना। लेकिन यहाँ पे सीपीयू क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वेस्टेज हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है। इन दिस मोड सीपीयू कैन नॉट डू अदर वर्क, अच्छा ये बात यहाँ पे भी क्या है, गलत है, ठीक है। इसने कहा सीपीयू जो कोई काम नहीं करेगा, अगर डिवाइसेस जो है रेडी नहीं होंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो सीपीयू भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, सीपीयू साइकिल जो है वेस्ट हो रहा है, मतलब सीपीयू काम तो कर रहे हैं, सीपीयू बिजी तो है, बट क्या है जो मतलब अनयूजफुल जो डेटा है ना वो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, मतलब यूज़फुल नहीं है उसका, वहाँ पे यूज़फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू पास द पैरामीटर्स इन सिस्टम कॉल्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इन्होंने बोला कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम सिस्टम कॉल की बात करते हैं तो सिस्टम कॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो सिस्टम कॉल के लिए हम रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, स्टैक और क्यू भी नहीं होगा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक या टेबल, या तो हम टेबल बनाते हैं या फिर हम ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन ए प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड abnormally इट इज़ कॉल्ड। देखो इन्होंने बोला जब एक प्रोग्राम मतलब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता, हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टेट पढ़ते हैं कि आपकी एक न्यू स्टेट होती है, उसके बाद आपकी रेडी स्टेट होती है, देन आपकी रन स्टेट होती है और टर्मिनेट होती है, ठीक है, और बीच में आपका एक वेट स्टेट आता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रोग्राम अगर नॉर्मली टर्मिनेट मतलब नॉर्मली मतलब अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो आपकी कौन सी स्टेट होती है, टर्मिनेट स्टेट होती है। बट इन्होंने कहा अब नॉर्मली मतलब ज़बरदस्ती उसको क्या किया गया है, टर्मिनेट करवाया जा रहा है, तो वो आपका क्या होता है, अबॉर्ट होता है, मतलब किसी से आप अबॉर्ट करवाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर सिंपली सीक्वेंस में अगर उसने एग्जीक्यूशन किया और वो टर्मिनेट हो गई तो इट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और वो टर्मिनेट हो गई है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली या फिर उसको एबनॉर्मली क्या करवा रहे हो, उसको स्टॉप करवा रहे हो वहीं के वहीं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, अबॉर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रो कर्नल। तो माइक्रो कर्नल्स के इन्होंने पूछा है, फर्स्ट है दिस मेथड इज रिड्यूस द साइज ऑफ द कर्नल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। दिस अप्रोच वाज यूज टू डेवलप द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एट द कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if there are three input output devices a b c such that a is connected to b, इन्होंने बोला a किससे कनेक्ट है, b से कनेक्ट है, b किससे कनेक्ट है, c से कनेक्ट है, और जो c आपका है वो कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। मतलब ये डिवाइसेस है, कोई a डिवाइसेस है वो इससे कनेक्ट है, वो इससे कनेक्ट है, फिर लास्ट में जाके वो आपका कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या बन रही है, एक चेन बन रही है ना,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के साइड बाई जो एक चेन में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, डेजी चेन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पूलिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट इनकरेक्ट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा स्पूलिंग के रिस्पेक्ट में। देखो स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग होता है जब आप क्या कर रहे हो, प्रिंटर क्या कर रहा है, सॉरी प्रिंटर से प्रिंट कमांड क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। जब प्रिंटर प्रिंट कमांड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्रिंट कर रहा है कुछ भी, तो वहाँ पे एक बफर यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बफर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्पूल, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्पूल इज ए बफर, बिल्कुल ठीक है। स्पूल क्या होता है, बफर है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, स्पूल में होल्ड आउटपुट फॉर प्रिंटर, बिल्कुल ठीक है ये भी। मतलब जब प्रिंटर जो आउटपुट देता है, ठीक है, उससे पहले वो सारा का सारा जो उसकी कमांड होती है या उसका डेटा होता है वो कहाँ पे होल्ड करके रखता है, स्पूल में करता है, ठीक है। आपने क्या करी, प्रिंट कमांड दी, सपोज करो आपने प्रिंट कमांड दी, उसमें आपने 20 पेज प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो आपने तो एक बार कमांड दे दी, पेज तो एक एक करके ही तो निकल रहा है ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक बफर की नीड होती है, ठीक है, कि कमांड को जो होल्ड करके जो आउटपुट आ रही है उसको होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए, ताकि क्योंकि प्रिंटर तो एक टाइम पे एक ही पेज प्रिंट करके बाहर निकालता है और पेज आपको 20 प्रिंट करने हैं, तो वहाँ पे जो कमांड है, जो आउटपुट है वो कहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पूल, ठीक है। तो बफर है जो आउटपुट को होल्ड करता है, सिर्फ प्रिंटर के आउटपुट को होल्ड करता है और किसी डिवाइसेस के आउटपुट को नहीं, ठीक है। थर्ड है, व्हेन एन एप्लीकेशन फिनिश द प्रिंटिंग द स्पूलिंग सिस्टम क्यूज द कोरस्पॉन्डिंग स्पूल फाइल फॉर द आउटपुट। ये अभी मैंने यही बताया कि जब आप प्रिंटिंग स्टार्ट फिनिश करते हो, आपने प्रिंट कमांड कर दी, ठीक है, आपकी तरफ से काम है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट प्रिंटर को तो उस टाइम पे क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना प्रिंटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपका कौन यूज़ हो रहा है, स्पूलिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, द आउटपुट ऑफ ऑल एप्लीकेशन इज स्पूल्ड टू द सेम डिस्क फाइल। इन्होंने कहा जितने भी एप्लीकेशन सबके आउटपुट के लिए स्पूल्ड होता है, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ प्रिंटर के आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ना कि अदर डिवाइसेस अदर एप्लीकेशंस के लिए। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, जिसमें क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एड्रेस होता है। ये एक तरह से रजिस्टर ही होते हैं, ठीक है। पीसी क्या है, रजिस्टर्स होते हैं, जो क्या बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस स्टेट। अच्छा, प्रोसेस स्टेट के बारे में पूछा है इन्होंने। फर्स्ट स्टेट है, द रनिंग प्रोसेस मूव्स टू रेडी स्टेट व्हेन इट इज इंटरप्टेड। इन्होंने कहा जब आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और रेडी स्टेट है, रेडी से रन में जाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जब रनिंग से रेडी में भी आती है, लेकिन जब कोई इंटरप्ट आती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और कोई किस टाइप की इंटरप्ट यहाँ पे होती है, यहाँ पे अगर टाइम एक्सपायर हो रहा है तब आपकी प्रोसेस रनिंग टू रेडी जाती है, या फिर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है, ठीक है। अगर इस टाइप इन दोनों टाइप्स का कोई भी इंटरप्ट आ रहा है तो आपकी जो प्रोसेस है वो रनिंग टू रेडी जाती है। और अगर इंटरप्ट क्या आ रहा है कि इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट बीच में आ रही है, तो फिर आपकी रनिंग टू वेट स्टेट जाती है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की जो इंटरप्ट होती है, इस टाइम पे क्या होती है, आपकी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट से वापस किस में चली जाती है, रेडी स्टेट में चली जाती है। तो यही पूछा है कि कोई भी जब इंटरप्ट आती है तो रनिंग टू रेडी स्टेट में मूव करती है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट आपकी। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सेकेंड है, ए प्रोसेस मूव्स टू वेटिंग स्टेट व्हेन इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। देखो इन्होंने कहा जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा तो वो वेटिंग स्टेट में मूव करती है, ऐसा नहीं होता। जब कंप्लीट ही होगा तो वेट स्टेट में क्या करेगी, वो किसके लिए वेट करेगी, उसका एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नीड सीपीयू शेड्यूलिंग। मतलब किसमें सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड नहीं होती। देखो मल्टीटास्किंग होगा, मतलब मल्टीपल काम हो रहे तो सीपीयू को शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम सीपीयू करेगा। मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने तो सीपीयू शेड्यूलिंग तो वहाँ पे होगी, ठीक है। टाइम शेयरिंग में भी होगा, ठीक है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में भी हो, लेकिन सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग इसमें क्या होगा, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड हमें नहीं होती, क्योंकि एक ही यूजर है, एक ही काम कर रहा है, सारा का सारा मेमोरी सारा सीपीयू उसी उसको ही सीपीयू जो है सब उसको ही मिला हुआ है, ठीक है। एक ही यूज़र है, उसको उसने पूरी मेमोरी को यूज़ किया हुआ है, वही अपना सीपीयू पे जो भी काम कर रहा है सिंगल ही काम कर रहा है वो, ठीक है। तो जो उसको काम करना है अपना वो कर रहा है, तो उस टाइम पे सीपीयू शेड्यूलिंग की में नीड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
बाकी आपके मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, राउंड रॉबिन जो आपकी जो भी है, उन सब में आपका सीपीयू को शेड्यूल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो कुछ टाइम आपको सीपीयू किसी वन प्रोसेस के लिए काम करेगा, फिर कुछ टाइम के लिए आपका सीपीयू दूसरे प्रोसेस के लिए काम करेगा, तो वहाँ पे आपको सीपीयू की मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग उसकी करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द प्रीएम्प्टिव टाइप प्रोसेस शेड्यूलिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ये मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कराया, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दो वर्जन होते हैं आपके किसी भी जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो टू टाइप्स की होती है, एक प्रीएम्प्टिव मैनर में वर्क करती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव में। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है छीनना, ठीक है, मतलब एक सीपीयू को बार बार छीना जा रहा है प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, वो आता है प्रीएम्प्टिव वर्जन, कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट है, उसके बाद उसे सीपीयू को लेके दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, फिर उसके कुछ टाइम बाद तीसरी को कर दिया, मतलब इस टाइप से सीपीयू जो है, सीपीयू की जो अलॉटमेंट हो रही है वो सभी प्रोसेस को हो रही है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, अगर एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो वो कंप्लीट होके ही क्या करेगी, सीपीयू रिलीज होगा वहाँ से, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना भी हो, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी सीपीयू जो है उससे जो है प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो होता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पे इन्होंने प्रीएम्प्टिव की बात की है, तो फर्स्ट इन्होंने बोला जो इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज लो, कि इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो लो नहीं होती, हाई होती है। देखो, क्योंकि देखो प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अगर उसको किसी दूसरे वर्क की नीड है, इनपुट आउटपुट की नीड है, कुछ और उसको रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, दूसरी कोई प्रोसेस क्या हो जाएगी, सीपीयू को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सीपीयू कभी भी आइडल नहीं होगा, उस टाइम पे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है हाई होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, यूटिलाइजेशन लो होती है, क्योंकि एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी सीपीयू दूसरी प्रोसेस को नहीं मिल सकता, ठीक है। अब उसको अगर किसी दूसरी इनपुट आउटपुट की नीड हो रही है, जब तक सीपीयू क्या करेगा, आइडल रहेगा, ठीक है। जब तक वो अपना इनपुट आउटपुट का जो वर्क है वो नहीं करती, तब तक सीपीयू आइडल रहेगा। तो वहाँ पे क्या है, यूटिलाइजेशन जो है सीपीयू की लो होती है, बट प्रीएम्प्टिव में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी है, गलत लिखी है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव में तो हाई होता है, हाई यूटिलाइजेशन होती है सीपीयू की। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। देखो, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आपका नॉन प्रीएम्प्टिव का एग्जांपल है। ये कहता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिस जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, बट अगर उसको एक बार सीपीयू मिल गया तो फिर कंप्लीट करके ही बाहर जाएगी प्रोसेस, उसके बाद ही कोई दूसरी प्रोसेस जो है सीपीयू के पास जाएगी। ये आपकी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कहती है, ठीक है। तो ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ना कि प्रीएम्प्टिव। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गलत है। लेकिन जो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, जो आपकी ये वाली शेड्यूलिंग है, ये आपकी प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ठीक है। ये आपका प्रीएम्प्टिव मैनर में वर्क करता है, ठीक है। तो SJF का ही जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो आपका क्या होता है, SRTF होता है, ठीक है। तो SJF आपकी क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, और SRTF आपकी प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो नाइदर वन नोर टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 4 प्रोसेस P1, P2, P3, P4 whose CPU burst टाइम गिवन है, दे अराइव एट टाइम 0, सबका अराइवल टाइम 0 है, वेटिंग टाइम निकालो, एंड इन ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग अंडर द शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। मतलब इन्होंने कहा SJF से इस प्रोसेस को इनको क्या करो, शेड्यूल करो, ठीक है, और उनका क्या निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। तो देखो, हमें क्या पता है, P1, P2, P3 और P4 अराइवल टाइम सबका किसका क्या गिवन है, 0 गिवन है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे अराइवल टाइम क्या है आपका, ये है, ठीक है। ब्रस्ट टाइम की बात करें, एग्जीक्यूशन टाइम सबका क्या है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है, ठीक है। मतलब इनको इतने इतने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कंपाइलेशन टाइम निकालते हैं, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से निकलता है, आपका जैन चार्ट की हेल्प से आप क्या निकालते हो, कंपाइलेशन टाइम निकालते हो, कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम क्या होगी, कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अगर हम 0 टाइम की बात करें तो 0 टाइम पे आपकी मेमोरी में चारों प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि अराइवल टाइम 0 है, तो इट मीन 0 टाइम पे आपकी मेमोरी का मतलब यहाँ पे रेडी क्यू से है, कि रेडी क्यू में आपकी जो है चारों प्रोसेस मेमोरी में आ चुकी हैं, ठीक है। अब रेडी क्यू में आ चुकी है, मतलब मेमोरी में आ चुकी है, तो सीपीयू जो है चारों में से चारों को ही मतलब एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही करेगा, बट चारों उसके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। तो 0 टाइम पे मेमोरी में चारों प्रोसेस हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या कहते हैं, कि जिसका सबसे कम टाइम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, आपकी P4 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। P4 एग्जीक्यूट हुई 3 टाइम तक,
क्योंकि उसने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 उसका एग्जीक्यूशन टाइम था, 3 टाइम तक उसने क्या किया, अपना एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसके बाद ये अपना टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, क्योंकि प्रोसेस मेमोरी में है, हमें वेट नहीं करना कि कोई प्रोसेस मेमोरी में आई है नहीं आई है, वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि सारी आ चुकी हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा सबसे कम किसका है, P1 का है। फिर आपका कौन एग्जीक्यूट करेगा, आपका P1 एग्जीक्यूट करेगा। इसका 6 टाइम है, तो मतलब 9 टाइम तक आपकी प्रोसेस जो है P1 जो है कंप्लीट कर जाएगी। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट होकर अपना एग्जीक्यूशन करके कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका P3 जाएगा। ठीक है, P3 का कितना है, 7 है, तो ये 16 टाइम तक कंप्लीट होगी। और उसके बाद आपका P2 आएगा, और P2 का क्या है, 8 है, तो ये आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो अब इनका कंपाइलेशन टाइम लिखते हैं। तो P1 का कंपाइलेशन टाइम क्या है, 9 पे कंप्लीट हुई है। P2 आपकी 24 पे कंप्लीट हुई है। P3 आपका 16 पे कंप्लीट हुआ, और P4 आपका 3 पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये सबका क्या आ गया, कंपाइलेशन टाइम आ गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। अब टर्न अराउंड टाइम देखें, टर्न अराउंड टाइम क्या था, टोटल टाइम कितना स्पेंड किया मेमोरी में। ठीक है, आने से लेके कंप्लीट होने का जो टाइम है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है उतना टाइम उसने क्या किया, टर्न अराउंड टाइम होता है उसका। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम वो प्रोसेस मेमोरी में आई और जिस टाइम वो प्रोसेस मेमोरी से बाहर गई, ठीक है, उनका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो टोटल टाइम उसने मेमोरी में स्पेंड किया है। ठीक है, वो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो यहाँ पे देखो, ये 9 पे क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी, और 0, ये सारे के सारे 0 पे आई है। ठीक है, और इस पर कंप्लीट हुई, तो इसने कितना टाइम स्पेंड किया, 9 टाइम स्पेंड किया। ये 24 पे कंप्लीट हुई, 0 पे आई, तो इसने 24 टाइम तक सिस्टम में रही। ये आपकी 16 टाइम तक रही, और ये आपकी 3 टाइम तक रही। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। ठीक है, तो वेटिंग टाइम इसका क्या, 9, 24, 16 और 3। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो टर्न अराउंड टाइम आया था वो कितना आया था, P1 का 9 आया था, P2 का 24 आया था, उसका 16 आया था, और उसका 3 आया था, ऐसे ही आया था। अब अगर वेटिंग टाइम की बात करें, ब्रश टाइम इसका क्या था, 6 था, और इसका ब्रश टाइम क्या था, 8 था, इसका 7 था, और इसका 3 था, ऐसे ही था। और अराइवल टाइम सबका 0, 0 था, यही था। तो वेटिंग टाइम क्या कहता है कि जितना टाइम उसने स्पेंड किया और उतने में से कितना टाइम उसने सीपीयू के पास लगाया, और बाकी टाइम क्या होता है, उसने वेट किया सीपीयू के लिए। ठीक है, अब ये देखो, 9 टाइम सिस्टम में रही है, मेमोरी में रही, उसमें से 6 टाइम तो उसका खुद का एग्जीक्यूशन था, मतलब 6 टाइम तक तो खुद मतलब मेमोरी सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, तो मतलब उसने सिर्फ कितने टाइम तक वेट किया, उसने 3 टाइम तक वेट किया। ठीक है, 9 - 6 मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम आपका क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये 24 टाइम तक सिस्टम में रही है, मतलब 24 टाइम ये इसने मेमोरी में स्पेंड किया है। उसमें सिर्फ इसका 8 टाइम का एग्जीक्यूशन था, खुद का उसका एग्जीक्यूशन तो 8 का था। तो 24 में से 8 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आया 16। इतना टाइम उसने क्या किया, वेट किया है। ठीक है, क्योंकि इसके इतने टाइम वेट करने के बाद उसको सीपीयू मिला, फिर उसने 8 टाइम तक सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर वो बाहर गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा, 16 - 7, 9। ठीक है, और इसका कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये आपका कितना क्या आ गया, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका आ गया कि टोटल अगर करेंगे हम इसको, तो 19 और 9, 28। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, एक सेकंड देखते हैं इसका। तो ये तो ठीक है हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, हाँ, तो ये आपका ये कितना आ गया, 28 इसका वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला एवरेज वेटिंग टाइम निकालना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो 4 करेंगे तो 7। ठीक है, मतलब 7 मिली सेकेंड जो है क्या आ गया, एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, और प्रोसेस के सीक्वेंस क्या रही, पहले आपकी P4 एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगी, देन आपकी P3 होगी, और फिर आपकी P2 होगी, ये सीक्वेंस रहेगी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 9 और ये तो आपका आ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से आपका देखो, एक सेकेंड, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में देखो, सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट हुई, फिर P1, फिर P3, फिर P2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर यूज इन द पीटरसन एल्गोरिथम फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू प्रोसेस। देखो, जब हम पीटरसन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उन्होंने पूछा कितने वेरिएबल्स वहाँ पे होते हैं। तो आप याद रखना, जो पीटरसन एल्गोरिथम होती है वो आपकी सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे काम करता है, मतलब 2 प्रोसेस पे ही काम करेगा। ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल्स, सॉरी प्रोसेस नहीं,
वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस भी आपकी इसमें क्या होते हैं, दो ही प्रोसेस होती हैं, और वेरिएबल्स भी आपके दो होते हैं। और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे, एक आपका फ्लैग होता है, ठीक है, और एक आपका टर्न होता है। ये दो वेरिएबल्स पे आपकी क्या है, पीटरसन एल्गोरिथम वर्क करती है, ठीक है। अब ये फ्लैग और टर्न देखो, क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपका जो ऐसा कोड होता है जहाँ जो आपका क्या होता है, शेयरेबल होता है, ठीक है। तो अगर वो शेयरेबल कोड है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही कोड को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएंगी तो क्या होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो आउटपुट आएगी वो गलत आएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेस मेमोरी में, सॉरी, क्रिटिकल सेक्शन में गई, शेयरेबल कोड है, उसने भी यूज़ किया, उसने भी यूज़ किया, उसने भी यूज़ किया, ठीक है। वो कुछ अपना और प्रोसेस कर रही है, वो अपना प्रोसेस कर रही है, वो अपना कर रही है, तो डेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शंस की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, पीटरसन एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सबसे पहली कंडीशन तो है मिनिमम टू प्रोसेस इसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होगी, सॉरी, प्रोसेस कितनी भी हो सकती है, दो हो, मतलब मिनिमम दो तो हो। एक प्रोसेस होगी तो कुछ फायदा ही नहीं, दो से ज़्यादा प्रोसेस इसमें हो सकते हैं, बट वेरिएबल इसमें दो होते हैं, दो वेरिएबल्स पे ये काम करती है। कौन से वेरिएबल होते हैं, एक होता है फ्लैग वेरिएबल, एक होता है टर्न। फ्लैग क्या बताता है, अगर फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स, मतलब फ्लैग, देखो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अगर मैंने लिखा फ्लैग ऑफ आई, ठीक है, मतलब दो प्रोसेस है, पी आई और जे, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ आई का मतलब क्या है, जो प्रोसेस आई है वो क्या है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब जो आपकी पी आई है वो क्या है, एंटर करने के लिए रेडी है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो रेडी है, ठीक है। और अगर टर्न की बात करें, टर्न कहता है कि किसकी बारी है, बारी किसकी है, अगर आई की ही बारी है और आई रेडी भी है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू क्या कर देगी, वो फॉल्स कर देगी, ठीक है। इट मीन्स आपका क्रिटिकल सेक्शन खाली है। अब फिर किसकी टर्न आती है, फिर किसी दूसरी प्रोसेस की टर्न आती है। तो कितनी भी प्रोसेस हो, मतलब दो से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती हैं, बट जिसके पास फ्लैग होगा, पहले फ्लैग की वैल्यू चेक होगी कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स वो रेडी है। और फिर टर्न किसकी है, अगर टर्न आई की है, जे की है, के की, कौन सी प्रोसेस की टर्न है, ठीक है। मतलब क्या होता है, टर्न वाइज इसमें क्या होता है, आप क्रिटिकल सेक्शन में क्या हो सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन देखता है कि अगर वो रेडी है या नहीं है, ठीक है। फ्लैग से चेक होगा कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर वो रेडी है तो फिर टर्न देखता है, अब टर्न किसकी है, आई की टर्न है, जे की टर्न है, किसकी टर्न है, ठीक है। उसके बाद ही वही प्रोसेस जिसके, और मतलब जिस जो रेडी होगी और जिसकी टर्न होगी, वही प्रोसेस क्या होगी, क्रिटिकल सेक्शन में वहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा पीटरसन एल्गोरिथम में कौन से दो वेरिएबल्स होते हैं, तो सॉरी, कितने वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स आपके होते हैं, कौन से, फ्लैग और टर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम फॉर एन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स में, तो एक सेकंड देखो, यहाँ पे जो आपने अभी जो पीटरसन ने बोला, तो इसमें प्रोसेस भी दो ही होती हैं, ठीक है। दो ही प्रोसेस होती हैं, दो वेरिएबल पे वर्क करती है, ठीक है। पीटरसन जो है आपकी दो प्रोसेस के साथ ही काम करती है, क्योंकि देखो एक प्रोसेस होगा तो एक प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं है, ठीक है। जब मल्टीपल प्रोसेस आते हैं तभी आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, अगर एन प्रोसेस है तो देखो एन प्रोसेस, तो पीटरसन एल्गोरिथम तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ दो प्रोसेस के लिए पीटरसन यूज़ करते हैं। मूरे एल्गोरिथम्स क्या होती है, ये आपका जो है कोई भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं करती ऐसी कोई एल्गोरिथम, तो ये वैसे गलत हो गया आपका। उसके बाद बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करें तो बैंकर्स आपके जो है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो बैंकर्स एल्गोरिथम है इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके लिए फिर हम अलग से इसके 2 दिन जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं डेडलॉक से, ठीक है। तो बैंकर एल्गोरिथम जो है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए आप यूज़ करते हैं। बची कौन सी लास्ट वाली, बेकरी एल्गोरिथम्स, यही हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते थे, और वैसे भी हमें याद रखना है कि बेकरी एल्गोरिथम से हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पीटरसन एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने करेक्ट पूछी है,
ठीक है, करेक्ट पूछा है ना। तो देखो फर्स्ट का इट वर्क्स फॉर 3 प्रोसेस ओनली, अभी हमने देखा पीटरसन सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए काम करती है, 3 के लिए नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स हो गई। सेकेंड है इट यूज 1 बूल टाइप एरे ऑफ साइज 3 बूल फ्लैग 3 एंड इंट वेरिएबल टर्न। देखो ये तो बात ठीक है, जो टर्न वेरिएबल होता है ठीक है और एक फ्लैग वेरिएबल होता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं होता कि 1 बूल टाइप एरे ऑफ साइज 3 बूल फ्लैग, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत होती है। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला इफ फ्लैग आई इज ट्रू देन प्रोसेस पी आई इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ये भी मैंने बताया, अगर फ्लैग आई है, मतलब फ्लैग अगर आई के पास है, अगर वो ट्रू है तो इट मीन्स पी आई जो है रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने कहा एक एरे यूज करता है, अच्छा बूल टाइप का एरे यूज करता है और उसका साइज 3 होता है। ऐसा नहीं होता कि उसका साइज 3 ही हो, इसका साइज क्या होगा, 2 प्रोसेस है तो उसका साइज क्या होगा, 2 ही होगा, आई या फिर जे। ठीक है, आई और जे के लिए होगा, ट्रू फॉल्स के लिए होगा, तो यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट सेकंड वाले इसलिए गलत है। ठीक है, थर्ड है इट फेल्स व्हेन 2 प्रोसेस वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। इसने कहा जी ये फेल हो जाता है जब 2 प्रोसेस वांट क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। ये फेल नहीं होता, बट क्या करता है, दोनों प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, अगर 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम पे जाना चाहती हैं तो फिर वो क्या करता है, उसको सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, फिर वो फ्लैग और टर्न वेरिएबल से क्या करता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है कि कौन सी प्रोसेस एक पहले जाएगी, कौन सी बाद में जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 प्रोसेस आ गई तो ये फेल हो जाएगा, 2 से ज़्यादा प्रोसेस है तो ये फेल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो आपकी जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, स्टेटमेंट आपकी सी जो है आपकी करेक्ट है यहाँ पे पीटरसन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमाफोर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेमाफोर की बात की है, फर्स्ट है इट इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू 2 फंक्शंस। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेमाफोर क्या कहता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक वेट फंक्शन एक सिग्नल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इट कैन बी यूज टू डील विद एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये भी ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है कि जब भी आपकी एन प्रोसेस है, कितनी भी प्रोसेस हो तो उसको उसके साथ ये डील कर सकता है। ठीक है, सेमाफोर किसकी हेल्प से, 2 ऑपरेशन होते हैं वेट और सिग्नल। ठीक है, कौन सी प्रोसेस को वेट में डालना है, कौन सी प्रोसेस सिग्नल होगी, सिग्नल मिलेगा कौन सी को, तो वो सब करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 एन प्रोसेस को क्या कर सकते हो, हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज यूज फॉर रन टाइम मैपिंग फॉर वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो देखो जब भी मेमोरी मैपिंग की बात आती है, ठीक है, मेमोरी मैपिंग की बात आती है कि लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, देखो वर्चुअल एड्रेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, यहाँ का जो यहाँ पे आपका जो डेटा है उसका जो एड्रेस होता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका कुछ डेटा कहाँ चला जाता है, मेन मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो जिस लोकेशन पे डेटा होगा उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू किसके थ्रू एक्सेस करता है, यहाँ से, मतलब अगर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए तो वो पहले डेटा कहाँ आएगा, मेन मेमोरी में आएगा। ठीक है, तो सीपीयू सबसे पहले क्या जनरेट करता है, सीपीयू आपका इस लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, मतलब उसको बताता है कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है इस पर जो डेटा है वो मुझे चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उस डेटा को आपका क्या है, जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या करता है, उस लॉजिकल एड्रेस से उसको फिजिकल एड्रेस देती है। ठीक है, मतलब लॉजिकल एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क का एड्रेस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस है तो वो डेटा इट मीन सीपीयू को चाहिए, तो सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। और लॉजिकल एड्रेस जो आपका ग्रेटर देन होता है फिजिकल एड्रेस से, क्यों, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क बड़ी होती है मेन मेमोरी से। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज बड़ा होता है, तो अगर साइज बड़ा है तो उसका एड्रेस भी क्या होता है, उसमें एड्रेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, फिर उसको ये बताता है कि ये जो डेटा है इस एड्रेस पे जो ये डेटा है वो उसको चाहिए, तो वो पहले कहाँ आता है, आपका मेन मेमोरी में आता है, क्योंकि वो एक्सेस किसके थ्रू करेगा, मेन मेमोरी के थ्रू करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से या हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस नहीं करता। तो लॉजिकल एड्रेस से वो डेटा कहाँ आएगा, आपका मेन मेमोरी में आएगा, तो मेन मेमोरी में आएगा तो किसी न किसी लोकेशन पे आएगा, और मेन मेमोरी में जो लोकेशन आती है तो वो आपकी फिजिकल एड्रेस होती है। ठीक है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फिजिकल एड्रेस है। तो लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस की जो मैपिंग होती है वो आपकी कौन करती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। ठीक है, मतलब जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसकी हेल्प से आपका लॉजिकल एड्रेस है फिजिकल एड्रेस में क्या होती है, मैपिंग होती है। लॉजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसिंग की मैपिंग करनी है, तो ये आपका कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल मीन्स लॉजिकल ही है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडी एनोमली इज रिलेटेड टू डैश फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अभी भी पढ़ा था जो ब्रेडी एनोमली है वो आपकी किस में होती है, वो आपकी फीफो जो आपकी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है फीफो, इसके अंदर आपकी ये वाली प्रॉब्लम आती है ब्रेडी एनोमली वाली, ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक से फॉलो से बिलोंग करती है सबसे पहले तो ये, और दूसरा क्या है पेज रिप्लेसमेंट की कौन सी शेड्यूलिंग से, कौन सी टेक्निक से, फीफो से, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि जो पेज पहले मेमोरी में आया था वो पेज पहले बाहर जाएगा जब हम अगर हमें किसी पेज से रिप्लेस करना है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो ब्रेडी एनोमली क्या कहती है कि देखो जब आपकी मेमोरी का साइज, मेमोरी में जो फ्रेम है अगर वो फ्रेम 3 फ्रेम है, देखो यहाँ पे समझते हैं इसको, एक सेकेंड। देखो अगर आपकी मेमोरी के अंदर 3 फ्रेम है, ठीक है, और पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अगर हमने लगाई फीफो वाली लगाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को हमने फॉलो किया, 3 फ्रेम है, तो सपोज करो आपके यहाँ पे 9 पेज फॉल्ट आए हैं, ठीक है। मतलब 9 ऐसे पेज है जो मेमोरी में नहीं थे जिनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। लेकिन ये कहता है ब्रेडी एनोमली कहता है कि अगर आप पेज फ्रेम का साइज, मेमोरी के साइज क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, 3 से हमने 4 फ्रेम बना दिया मेमोरी, मतलब मेमोरी जो हमने बढ़ा दी, ठीक है, मेमोरी के अंदर 4 फ्रेम बना दिया, तो हमें क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए यहाँ पे जो आपकी पेज फॉल्ट है वो कम होनी चाहिए, वो डिक्रीज होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जब कम स्पेस था, जितने पेज फॉल्ट हो रहे थे, जब हमने स्पेस बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, पेज डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बट ब्रेडी एनोमली क्या कहती है, ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि वो डिक्रीज होने की बजाय पेज फॉल्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे 9 पेज फॉल्ट आए तो हो सकता है यहाँ पे 10 हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं ब्रेडी एनोमली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये आपकी जो फीफो पॉलिसी होती है उसी में आती है, ठीक है। तो फीफो में ही ये आपकी प्रॉब्लम आती है, बाकी किसी भी टेक्निक्स में ये नहीं आती, फीफो से रिलेटेड होती है, और फीफो से रिलेटेड होती है। और प्रॉब्लम भी क्या है कि अगर साइज बढ़ा रहे हो तो पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम होने की बजाय वहाँ पे वो इंक्रीज हो रहे हैं पेज फॉल्ट, ठीक है। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्रेडी एनोमली प्रॉब्लम। तो ये आपकी क्या है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द डायनामिक लोडिंग ऑफ द प्रोसेस। देखो डायनामिक लोडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस को डायनामिकली लोड किया गया, जब उसकी रिक्वायरमेंट थी, रन टाइम पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन टाइम पे जब अगर उसको नीड है उस टाइम पे क्या हो रहा है उसको लोड करना, वो होती है कि डायनेमिक। स्टैटिक लोडिंग क्या कहती है कि स्टार्टिंग में ही क्या कर दो, लोड करके रख दो प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका इन्होंने करेक्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस केस द साइज ऑफ प्रोसेस कैन नॉट एक्सीड द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, ये भी गलत है। रूटीन इज लोडेड इन द मेमोरी, इन दिस केस रूटीन इज लोडेड इन द मेमोरी व्हेन इट इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है। जब उसको मेमोरी में क्या किया जाएगा, हाँ, मतलब क्या रूटीन मेमोरी में कब है, जब उसको कॉल किया गया है, ठीक है। मतलब जब उसकी रिक्वायरमेंट है, जब उसकी नीड है, तब उसको मेमोरी में लोड करना, वो होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट पूछा अनयूज रूटीन मे बी लोडेड और वर्स्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका है करेक्ट है कि जब भी प्रोसेस की नीड है, जब उसको कॉल किया गया है प्रोसेस को, उसी टाइम पे उसको मेमोरी में लोड करो। डायनेमिक यही कहते हैं कि रन टाइम पे जब प्रोसेस कॉल हो रही है उसी टाइम पे वो मेमोरी में लाई जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट इज अंडरस्टूड बाय द सिस्टम लिंकर। देखो इन्होंने कहा ऐसा ब्लॉक, मतलब बाइट का ऐसा सीक्वेंस जिसको आप ब्लॉक बना देते हो, ठीक है, ब्लॉक बना देते हैं ना। तो ब्लॉक में क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, बाइट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट होते हैं। और वो कौन अंडरस्टूड, अगर लिंकर की बात करें तो लिंकर हमेशा उसको क्या समझता है, उसको ऑब्जेक्ट मानता है, ठीक है। लिंकर जो है ऑब्जेक्ट्स की उसमें फॉर्मेट में उसको रीड करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड स्टोर्स द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शंस, कि ऑपरेंड की बात की है कि कौन से इसमें ऑपरेंड होगा। देखो रजिस्टर मोड की बात करें तो रजिस्टर मोड में क्या होता है, रजिस्टर लिखे हैं, देखिए हमने लिखते हैं ऐड R1 R2, हमने क्या लिखा, जो R2 के जो रजिस्टर R2 में जो कंटेंट है और R1 में जो कंटेंट है उनको क्या करो, दोनों को ऐड करो और R1 में स्टोर कर दो। हम जो पहले वाला ये वाला इधर वाला जो रजिस्टर होता है लेफ्ट वाला, उसमें हमेशा रिजल्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर मोड तो क्या होता है, वहाँ पे रजिस्टर लिखे होंगे,
कि जो रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है R2 रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट और R1 के अंदर जो कंटेंट है उनको क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो और फिर वो कंटेंट किस में डाल दो, R1 में डाल दो, ठीक है। तो रजिस्टर मोड नहीं होगा। उसके बाद मेमोरी की बात करें तो फिर वहाँ पे मेमोरी लिखी होगी कि अगर आपको ऐड करना है, क्या करना है कि मेमोरी हमेशा इसमें लिखा है कि 2000 पे जो मेमोरी है, ठीक है, और आपका 3000 पे जो मेमोरी में कंटेंट है वो सारा दोनों ऐड करो और वो मेमोरी में क्या कर दो, स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेमोरी डायरेक्ट मोड होगा। अब बात करते हैं इम्प्लाइड और इमीडिएट की। देखो इमीडिएट मोड क्या कहता है, इमीडिएट मोड कहता है कि डायरेक्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या कर दो, डायरेक्ट आप क्या डाल दो, ऑपरेंड डालो, ठीक है। इसमें क्या लिखे होते हैं, आपके ऑपरेंड लिखे जाते हैं, ठीक है। और इम्प्लाइड में कहता है कि कोई ऑपरेंड नहीं लिखा जाता, जो आपके जीरो एड्रेस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, देखो जीरो एड्रेस अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की हम बात करें, वो होती है जिसका कोई एड्रेस नहीं होता। एक्यूमुलेटर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर का है, सीपीयू के पास ऑलरेडी रजिस्टर है, वो एक हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, जैसे रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू के पास ही होते हैं। अब सीपीयू के पास खुद ही वो रजिस्टर है तो उसका एड्रेस उसको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स है, उस रजिस्टर में कोई डेटा पड़ा है तो उसको वहाँ से वो एक्सेस कर लेगा, उसको एड्रेस की नीड नहीं है। तो आपके जो जीरो एड्रेस के रजिस्टर्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, एक्यूमुलेटर में अगर कोई डेटा स्टोर है, आपके स्टैक, ठीक है, अगर आपका कोई स्टैक में कोई डेटा है तो वो आपके जीरो एड्रेस रजिस्टर होते हैं, मतलब उसमें आपको किसी एड्रेस पे जाने की नीड नहीं होती, ठीक है। तो जो आपके इम्प्लाइड मोड वाला होता है, इम्प्लाइड मोड कहता है कि हम इस टाइप के, मतलब वहाँ पे जो आपका एड्रेस होगा वो कौन से होंगे, जो जीरो एड्रेस की इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो होंगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा, इम्प्लाइड के लिए हम कैसे लिखते हैं, लिखा कॉम्प्लीमेंट कर दो ए का, ठीक है। अब ए यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटर है, ठीक है, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट है उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस नहीं दे रहे क्योंकि एक्यूमुलेटर का एड्रेस नहीं होता, एक्यूमुलेटर का एड्रेस हमें नीड नहीं है क्योंकि वो सीपीयू के पास ऑलरेडी वो रजिस्टर होते हैं एक तरह से, वो रजिस्टर सीपीयू के पास है, तो इसका हमें एड्रेस की नीड नहीं होती। तो एक्यूमुलेटर में क्या है, जो भी कंटेंट उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये आपके क्या होते हैं, इम्प्लाइड मोड होते हैं, ठीक है। अब इमीडिएट मोड की मैं बात करूँ, इमीडिएट मोड क्या कहता है कि आप क्या करो, मूव करो, सपोज करो मूव करो किसको, ए को, ठीक है, मूव क्या करना है, ए को, ठीक है, और ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ऑपरेंड लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब मैंने कहा मूव ए 45, मतलब जो 45 है उसको कहाँ मूव कर दो, इस एक्यूमुलेटर में मूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या दे रहे हो, वो ऑपरेंड दे रहे हो, ठीक है। तो जो ऑपरेंड वाला होगा तो वो आपका क्या आंसर होगा, इमीडिएट मोड में क्या लिखते हैं, हम ऑपरेंड लिखते हैं, मतलब हम डायरेक्ट ऑपरेंड लिख देते हैं कि जो 45 है, ठीक है, ए यहाँ पे क्या एक्यूमुलेटर है, 45 क्या है, कोई वैल्यू है, कोई ऑपरेंड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे मूव कर दो, उसको एक्यूमुलेटर में मूव करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखो, एक्यूमुलेटर का कोई एड्रेस नहीं हुआ, हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, ऑपरेंड नहीं दिया, कोई मेमोरी नहीं लिखा, किसी मेमोरी का एड्रेस नहीं है, कोई रजिस्टर्स यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, उस ऑपरेंड को ही लिख दिया अपने इंस्ट्रक्शन में कि ये जो ऑपरेंड है वो मूव कर जाए एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या होगा, ऐसे एड्रेसिंग मोड जो ऑपरेंड रखते हैं, जो ऑपरेंड पे काम करते हैं वो आपके होते हैं इमीडिएट मोड, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं, इमीडिएट मोड होते हैं। इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, जीरो एड्रेस की जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो आप होती है, ठीक है, ठीक है, वो होती है। तो अगर स्टैक का कॉम्प्लीमेंट करना है, नोट करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नोट ही होता है, ठीक। या फिर क्या हम वो करते हैं ना, जो आपके वो होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसमें हम क्या करते हैं, मैंने लिखा प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या, जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट उसको 1 इंक्रीज कर दो, ठीक है, कोई एड्रेस की नीड नहीं है। या फिर एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट उसको क्या कर दो, 1 डिक्रीज कर दो, क्योंकि हमें पता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये 1/1 इंक्रीज करता है। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, एक्यूमुलेटर में होते हैं, ठीक है। और एक्यूमुलेटर का कोई एड्रेस नहीं होता, वो जीरो एड्रेस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसके लिए हम कौन सा मोड यूज़ करते हैं, इम्प्लाइड मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इमीडिएट मोड कौन सा होता है, जिसमें आपका डायरेक्ट ऑपरेंड लिखा होता है कि ये वाला ऑपरेंड है उसको वहाँ से वहाँ मूव करवा दो, ठीक है, वो आपका इमीडिएट मोड होगा। रजिस्टर मोड में रजिस्टर्स के थ्रू डेटा मूव करेगा, ऐड करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और मेमोरी एड्रेस है तो मेमोरी के थ्रू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा था कि ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो सिर्फ किस पे काम करता है, ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, ऑपरेंड में ही होते हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शंस में ही ऑपरेंड होते हैं। जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं आपके, ऑप कोड होता है और ऑपरेंड होते हैं, दो ही चीज़ होती है, ठीक है। ऑप कोड क्या आता था कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड क्या आता था किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। वो ऑपरेंड कोई वैल्यू है, कहीं एड्रेस है, एड्रेस से डेटा लेना है, मेमोरी से डेटा लेना है, या डायरेक्ट डेटा है,
मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में ही आपका ऑपरेंड स्टोर होता है, वो आपका होता है इमीडिएट मोड, ठीक है। ये मोड एड्रेसिंग मोड वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने जो कुछ कंसेप्ट बताए हैं पीवाईक्यू के साथ, मैं कंसेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ आपके। देखो एक पीवाईक्यू है, उसका जो भी कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट पीवाईक्यू करें कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। वो क्या होता है, रटने वाली बात होती है, ठीक है, कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आंसर क्यों है, ठीक है, ये कैसे आया है। तो वो कंसेप्ट होता है, तो मतलब वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी, देखो एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करके आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत अगर चेंज हो जाते हैं, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरा पता है उस टॉपिक के बारे में कि कहाँ से क्या होता है, इस जो भी लिखा गया है उसका क्या मतलब होगा, क्या नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आप फिर क्या है, कोई भी ऐसा भी पीवाईक्यू आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल आए, क्वेश्चंस आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए, और देखो सीधे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ही पूछते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वो, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, क्योंकि जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो कन्फ्यूज़ होगा ही नहीं। उसको पता है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कि ये जो कंसेप्ट है ये इस पे बेस है, ठीक है, फिर वो बंदा कंफ्यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप मैंने कोशिश आपको यही की है कि आपके कंसेप्ट भी पीवाईक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी आपके क्लियर हों, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और अगर आपको डेडलॉक वाला जो क्वेश्चंस हैं अवॉइडेंस को लेकर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, अगर उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। तो अगर आपको नहीं आता वो टॉपिक्स या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप देख लेते हो वीडियो और अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है, आपको समझ आ रहा है, तो फिर आप प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो चैनल वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई पीवाईक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।